हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कोयला के बारे में देखेंगे। कोयला जिसका उपयोग बहुत पहले से ही किया जा रहा है, आज भी इसका उपयोग घर में खाना बनाने से लेकर उद्योग में भी होता था। जब रेल शुरुआती दौर में था तो जो वाष्प इंजन था वह कोयले की सहायता से ही जलता था। कोयले को जलाया जाता था और उसमें जो जल रहता था उसको वाष्प के रूप में परिवर्तित किया जाता था और वाष्प का इंजन था, तो जिससे जो रेल है वह चलता था और यह बहुत ही शक्तिशाली था। यह कितने न कितने बोगियों को अपने साथ खींच के ले जाता था। देखिए, कोयला को उद्योग की जननी कहा गया है। 5 दशक पूर्व विश्व के कुल औद्योगिक ऊर्जा का 90% कोयले से ही प्राप्त होता था। वर्तमान समय में भी 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से ही प्राप्त होती है। कोयला आदिवासी चट्टान में पाए जाने वाला ठोस आकार विहीन भूरे रंग का पदार्थ है, जिसकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व वन क्षेत्रों के दबने एवं कार्बनीकरण प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रासाइट उच्च किस्म का कोयला होता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी है। भारत में कुल कोयले का 98% गोंडवाना कोयला पाया जाता है। कोयला उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज तथा झारखंड में झरिया, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह प्रमुख है। तमिलनाडु के न्यू वैली में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, कोयला का उपयोग उद्योग में भी किया जाता था, तो जो कोयला है इसको उद्योग की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब उद्योग लगे तो ऊर्जा की प्राप्ति हमें कोयले से ही होती थी। आजकल इलेक्ट्रिसिटी से होती है या फिर सोलर ऊर्जा से होता है या फिर पवन चक्की से होता है। तो आज अनेक प्रकार के ऊर्जा के स्रोत आ गए हैं, लेकिन पहले केवल मुख्य रूप से कोयला का ही ऊर्जा का एक स्रोत था। 90% जो उद्योग में हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते थे वह कोयला के द्वारा ही प्राप्त किया जाता था। और आजकल भी अधिकतर जो ज़्यादा विकसित उद्योग नहीं है वहाँ पर भी कोयला का ही उपयोग किया जा रहा है। जो कोयला है वह आदिवासी चट्टान में पाए जाने वाले ठोस आकार विहीन एवं भूरे रंग का पदार्थ है। भूरे रंग लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को देखने से कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और इसकी बनने की प्रक्रिया बहुत एकदम करोड़ों वर्ष के बाद यह बनता है। जैसे कि करोड़ों वर्ष पहले आज से जो भी पेड़ पौधे हैं या फिर जीव जंतु हुए धरती में दब जाते हैं। दबने के कारण एक कार्बनीकरण प्रक्रिया होती है और इसके द्वारा वे सब कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर कोयला को अगर हम लोग डिवाइड करें उसके टाइप्स में, तो हम लोग 4 प्रकार से कोयला को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला एंथ्रेसाइट हो गया, फिर बिटुमिनस हो गया, फिर लिग्नाइट एवं पीट हो गया। और इसमें से जो एंथ्रासाइट है यह बहुत ही ज़्यादा शुद्ध कोयला है। जैसे हम लोग शुद्ध सोना बोलते हैं ना, 24 कैरेट का सोना हो गया, वह शुद्ध सोना होता है। तो एंथ्रासाइट है वह बिल्कुल ही शुद्ध कोयला है। अगर उसको हम जलाएंगे तो उसमें से हम लोग को 95% जैसे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। जबकि यह जो बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट है, इससे हम लोग 70-80% ही जो कोयला है उसको प्राप्त कर सकते हैं। विश्व में जो अग्रणी देश है कोयला उत्पादन में, उसमें चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है और भी देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया। तो झारखंड में जो मतलब भारत में 98% जो भी कोयला होता है वह गोंडवाना कोयला होता है। और यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड, छत्तीसगढ़, इन्हीं में जो छोटा नागपुर पठार है इन्हीं में पाया जाता है। झारखंड का जो झरिया हो गया, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा एवं गिरिडीह हो गया, यह क्षेत्र कोयला के लिए बहुत ही प्रमुख है। जबकि जो तमिलनाडु है, भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, इसमें न्यू वैली जो है उसमें लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। मतलब एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध हो गया, फिर बिटुमिनस उससे खराब, फिर लिग्नाइट उससे थोड़ा सा अशुद्ध। तो तमिलनाडु में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। फिर अगला देख ले, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऊर्जा के समस्त स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह कोयला की अपेक्षा अधिक ऊष्मा देने वाला एवं हल्का पदार्थ है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र पेट्रोलियम के बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है। पेट्रोलियम अवसादी शैलों के छिद्रों से प्राप्त होता है। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय, समुद्री क्षेत्र एवं स्थल पर स्थित तेल खनन केंद्रों से किया जाता है। इसके पश्चात इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक
एवं स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बनने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं। तो हमारा अगला जो ऊर्जा के संसाधन है वह क्या है? कोयला के बाद पेट्रोलियम। आधुनिक जो युग है, सबसे पहले हम लोग कोयला का उपयोग बहुत किए। जब प्रारंभ में उद्योग लगे या फिर मानव का जब विकास होने लगा, आध्यात्मिक रूप से उद्योग धंधे आने लगे, रेल आने लगे, तो उस समय कोयला का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। और आज जो है वह पेट्रोल का भी उसी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है जिस मात्रा में शुरुआती दौर में कोयला का उपयोग किया जाता था। तो पेट्रोल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसको हम लोग काला सोना के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप लोग को पूछेगा कि पेट्रोलियम मतलब काला सोना किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? पेट्रोलियम बोलिएगा, क्योंकि इससे जो भी सामान बनते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होते हैं। आप लोग देखिए, पेट्रोलियम से हम लोग क्या पेट्रोल प्राप्त करते हैं। पेट्रोल का अभी कितना 90 रुपया लीटर है, 100 रुपया लीटर है। उसी प्रकार इससे मिट्टी का तेल भी महंगा है। मोम, प्लास्टिक या फिर स्नेहक, इस प्रकार का जो पदार्थ है इस पेट्रोलियम से निकले हुए खनिज के द्वारा हम लोग तैयार करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि इसको हम लोग काला सोना भी कहते हैं। और जो पेट्रोल है इसका हम लोग या तो समुद्र के तल से निकालते हैं या फिर धरती में पाइप डालकर अंदर जो पेट्रोलियम है उसको हम लोग खींच के बाहर निकालते हैं। फिर देखिए आगे है, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नाइजीरिया, लीबिया, इंडोनेशिया, वेनेजुएला आदि हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में दिगबोई, बम्बे हाई, गुजरात में खंभात की खाड़ी एवं पूर्वी तट पर कृष्ण एवं गोदावरी नदियों का डेल्टाई प्रदेश है। बॉम्बे हाई अरब सागर में स्थित है और वर्तमान समय में यह भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक केंद्र है। यह मुंबई से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। तो पेट्रोल जो मुख्य रूप से है वह सऊदी अरब हो गया, ईरान, कुवैत, इराक, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नाइजीरिया, लीबिया, इंडोनेशिया या फिर वेनेजुएला, इन जो देश हैं इनमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत में दो जो स्थान है वह पेट्रोलियम उत्पादक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब शुरुआती दौर पर पहला तो हो गया मुंबई है और दूसरा हो गया असम का डिगबोई। तो ये दोनों मुख्य है। इन्हीं दो जगहों से जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम की प्राप्ति की जाती है। और अन्य भी है, जैसे कि गुजरात में खंभात की खाड़ी हो गई या फिर कृष्णा और गोदावरी नदी की डेल्टा क्षेत्र हो गया, इसमें भी पाए जाते हैं परंतु इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। और असम हो गया या डिगबोई हो गया और ये बॉम्बे हाई हो गया, इसमें अंग्रेज़ों के ज़माना से ही हम लोग जो है पेट्रोल की प्राप्ति कर रहे हैं। और यह जो मुंबई हाई है यह भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक केंद्र है। यह मुंबई से 176 किलोमीटर समुद्र में स्थित है। मतलब यह जमीन पर नहीं है, यह समुद्र पर स्थित है। फिर देखिए अगला है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ मिलता है। यह हाइड्रोकार्बन तत्वों का मिश्रण होता है। कोयले एवं पेट्रोलियम की अपेक्षा इसका उत्पादन आसान और कम खर्चीला है। यह पूर्णतः ज्वलनशील एवं कालिख रहित होता है। इसका प्रयोग वाणिज्य एवं घरेलू ईंधन के रूप में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, नीदरलैंड, उज्बेकिस्तान प्राकृतिक गैस के प्रमुख देश हैं। तो देखिए प्राकृतिक गैस जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, एलपीजी, इसको बोलते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो होता है वह पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है परंतु यह पेट्रोल से अलग होता है क्योंकि पेट्रोल का महक अलग होता है और प्राकृतिक गैस जो होता है इसका कोई गंध ही नहीं होता है और इसका साथ ही साथ उतना खास कोई रंग नहीं होता है। जैसे पेट्रोल को आप लोग देखेंगे तो वह कुछ पीला नारंगी दिखाई देता है और उसमें से स्मेल भी आता है, परंतु प्राकृतिक गैस का कोई स्मेल नहीं होता है। और ये जो प्राकृतिक गैस है यह हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। जब आप लोग 9th क्लास या 10th क्लास जाइएगा तो आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़िएगा जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड रहता है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम की अपेक्षा जो इसका उत्पादन है या फिर उत्खनन है यह बहुत ही सस्ता होता है और कम खर्चीला होता है। और यह पूर्णतः ज्वलनशील होता है, मतलब इसको हम जला सकते हैं, आसानी से इसमें आग पकड़ सकता है। पेट्रोल में भी आसानी से आग पकड़ता है लेकिन पेट्रोल को जलाइएगा तो आप लोग देखिएगा काला काला धुआं निकल रहा है, जबकि अगर आप लोग प्राकृतिक गैस को जलाएगा तो उससे धुआं नहीं निकलेगा। देखते हैं आप लोग गैस में अगर खाना बनाते हैं तो जो बर्तन का पेंदी रहता है वो काला नहीं होता है, जैसे रहता है वो वैसे ही रहता है। तो इसमें से जो होता है ज़्यादा यह प्रदूषण कारक भी नहीं है। इसका उपयोग वाणिज्य या फिर घरे में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो प्राकृतिक गैस है इसका मुख्य रूप से जो उत्पादक देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, नीदरलैंड, उज्बेकिस्तान।
ये मुख्य रूप से इसका उत्पादन करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिससे कोयला का लाभ बताया गया है, फिर हानि बताया गया है। लाभ क्या है? आसानी से उपलब्ध, विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त। और इसका हानि क्या है? वायु प्रदूषण को बढ़ावा देना एवं परिवहन कठिन। तो कोयला का हम लोग बहुत ही पहले से ही उपयोग करते आ रहे हैं क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता था और इसके द्वारा पहले विद्युत भी बनाया जाता था। वाष्प के जो जल है उसको वाष्प के रूप में बदला जाता था, फिर उससे जो है टरबाइन को घुमाया जाता था। टरबाइन छोटे रूप में इसको हम लोग मोटर कहते हैं, अगर उसको बड़ा सा दे दिए तो उसको हम लोग टरबाइन बोलते हैं। और इसका हानि क्या होता है? इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वायु प्रदूषित होता है। देखिएगा जहाँ कोयला जलता है वहाँ सांस लेने बहुत दिक्कत होती है और साथ ही साथ इसका परिवहन वो कठिन होता है, मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर देखिए खनिज है, खनिज तेल का लाभ बताया गया, फिर हानि बताया गया। लाभ है सुलभता पूर्वक टैंकर से परिवहन योग्य, पेट्रो रसायन उद्योग के लिए अत्यंत उपयोगी। फिर हानि है वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ावा देता है, अम्ल वर्षा की संभावना को। देखिए खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम को हम लोग आसानी से जो है गाड़ी भर के ले जाते हैं। आप लोग देखिएगा कि बड़ा बड़ा गाड़ी होता है जिसमें पेट्रोल भरा रहता है और वह पेट्रोल पंप आसपास आता है और उसके द्वारा पेट्रोल पंप में जो है तेल की आपूर्ति की जाती है। लेकिन इसका हानि यह है कि यह प्रदूषण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसके जलने से धुआं निकलता है और धुआं में जो होता है और यह उससे जो धुआं निकलता है जब वर्षा का जल से मिलता है तो अम्लीय वर्षा होने लगती है। तो ये इसके दो हानि है। फिर अगला है प्राकृतिक गैस। देखिए लाभ, सुलभता पूर्वक परिवहन योग्य, तेल से सस्ता, तेल एवं कोयले से ज़्यादा साफ है ऊर्जा। फिर देखिए इसका हानि है वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है, अम्ल वर्षा की संभावना। इसमें भी वही है परंतु यह तेल से कुछ सस्ता हो गया या फिर तेल और ऊर्जा से ज़्यादा साफ ऊर्जा का स्रोत है। इसमें उतना ज़्यादा वायु प्रदूषण नहीं होता है जितना खनिज तेल में होता है। फिर देखिए जल विद्युत है लाभ, प्रदूषण रहित, आसानी से उपलब्ध, सस्ता, सिंचाई एवं मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना। देखिए जल विद्युत है, इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी हम लोग बोलते हैं। जब हम लोग बांध बनाते हैं तो उसको बहुउद्देशीय परियोजना भी बोलते हैं क्योंकि इससे एक साथ बहुत से लाभ कमाए जा सकते हैं। जैसे पर्यटक स्थल भी हो गया, उसमें हम लोग मछली भी पाल सकते हैं या फिर उसके पानी जो जमा हुआ है उसको सप्लाई के द्वारा घर घर भी पहुंचा सकते हैं। उससे बिजली भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं, खेती के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं, नहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बांध हो गया इसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो जल विद्युत का क्या लाभ है? प्रदूषण नहीं होता है। अब पानी है उससे क्या प्रदूषण, पानी खुद है। फिर आसानी से उपलब्ध, पानी हर जगह उपलब्ध होता है। फिर है सस्ता पानी। देखिए पानी हर जगह उपलब्ध है, आप लोग पानी तो खरीदते नहीं है परंतु आजकल इतना ज़्यादा ही पानी का प्रदूषण हो गया है उद्योग के कारण या फिर मनुष्य खुद ही कर दिया है। तो इससे जो होता है पानी थोड़ा महंगा हो गया, हम लोग को खरीदना पड़ता है। फिर अगला है सिंचाई एवं मत्स्य उद्योग, इसमें हम लोग मछली भी पाल सकते हैं। फिर हानि क्या है? स्थापित करना खर्चीला होता है। देखिए अगर आप लोग बांध बना रहे हैं तो ढेर दूर तक आप लोग को फिर बाउंड्री करना होता है, बड़ा सा दीवार देना होता है, तो यह बहुत ही महंगा होता है। इसमें कई लोगों की जान भी चल जाती है और साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी लगता है। इसके अलावा पानी का जमाव का खतरा। अब बांध बनाइएगा तो पानी अगर उसमें रुकेगा तो आसपास का जितना भी खेत है सब डूब जाएगा और किसान उसमें खेती कर नहीं पाएगा। फिर स्थानीय लोगों को विस्थापन, अगर बांध बना रहे हैं, अगर वह कुछ ज़्यादा ही बड़ा बांध है तो कम से कम जैसे कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक पानी जम रहा है, तो अगर वही आसपास कोई घर हो गया तो उन लोग को भागना पड़ेगा। तो ये इसके प्रमुख रूप से हानियाँ हैं। भारत में राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन, गुजरात में खंभात की खाड़ी, त्रिपुरा एवं मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। भारत में इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू ईंधन एवं विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो भारत में यदि हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो यह जैसलमेर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, मुंबई, यही जो जगह हैं इनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है या फिर विद्युत उत्पादन के रूप में होता है। इसको हम लोग पानी गर्म करते हैं, फिर वही पानी को वाष्प बनाया जाता है, फिर वाष्प से टरबाइन घुमाया जाता है, बस यही है। फिर देखिए अगला है वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधन के उपयोग की तीव्र वृद्धि दर ने इसे समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से विषैले प्रदूषण भी चिंता के विषय है। यह जरूरी है कि हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जाए जो जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। तो देखिए वर्तमान समय में इनका इतना उपयोग किया जा रहा है कि ये खत्म होने की कगार पर है क्योंकि इनका निर्माण कई करोड़ों वर्षों साल के बाद होता है। तो हमारी उम्र तो उतनी नहीं, हम लोग तो 100 साल जीते हैं और इनका बनने का उम्र ही करोड़ साल है।
तो अगर इसका हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे तो यह खत्म हो जाएगा और ख़त्म होने के कगार पर भी पहुंच गया है। इतना हम लोग अभी उपयोग ही कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में, घर में हो गया या फिर गाड़ियों में हो गया। और इसके जलने से ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं होता, फिर भी प्रदूषण होता है, विषैले गैस निकलते हैं, तो यह भी एक चिंता का विषय है। तो हम लोगों का चाहिए कि हम लोग परंपरागत स्रोत मतलब जिसे हो गया प्राकृतिक गैस हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इन सब को छोड़कर गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि जल विद्युत हो गया या फिर पवन विद्युत हो गया या फिर सौर ऊर्जा हो गया, इन लोगों का ज़्यादा उपयोग करें ताकि यह जो खनिज है इन लोगों को हम सुरक्षित कर सकें, संरक्षित कर सकें। फिर देखिए, जल विद्युत वर्तमान समय में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। बहती हुई जल की गति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में टरबाइन में घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा जल विद्युत कहलाता है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बचता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की कुल ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न हो रहा है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश चीन, कनाडा, यूएसए, भारत, जापान, नॉर्वे आदि है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। विश्व में जल विद्युत की सर्वाधिक स्थापित क्षमता चीन में है। भारत का एक स्थान विश्व में 7वां है। भारत का जो स्थान है विश्व में 7वां है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कर्नाटक में सरबती नदी पर स्थापित किया गया था। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। देखिए, जल विद्युत एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि इससे ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं होता और जल जो जमा होता है इसका हम लोग बहुत रूप से यूज कर सकते हैं। पीने के लिए भी घर में सप्लाई के रूप में भी यूज कर सकते हैं या फिर कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन। तो जल जो होता है उसको एक जगह स्टोर किया जाता है बांध बनाकर। फिर जल जब एक जगह बहुत सारा जल जमा हो जाता है तो उससे दाब बढ़ता है और जब दाब बढ़ता है तो उसको एक नली के द्वारा टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं उन पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमते हैं और विद्युत बनने लगता है। और जिसका जल का उपयोग हो गया है, जो जल टरबाइन घुमाने के बाद बच गया, उसका उपयोग नहर में उसको भेज दिया जाता है, जिसका उपयोग कृषि के रूप में होता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश है जल के द्वारा वह क्या है? चीन है, कनाडा है, यूएसए है, भारत है, जापान और नॉर्वे है। जो प्रथम जल विद्युत केंद्र है वह 1878 में ब्रिटेन में स्थापित किया था। अभी जो विश्व में सबसे ज़्यादा जल विद्युत केंद्र है वह चीन में है और चीन का जो वह नदी है इतना बड़ा बांध है कि उससे पृथ्वी का जो घूर्णन गति है उसमें भी कुछ इफेक्ट कर रहा है। इतना बड़ा बांध है चीन में और उससे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में भी जो है बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं जिससे जो है जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, जैसे कि भाखड़ा नांगल हो गया। और भारत में सबसे पहला जो जल विद्युत केंद्र बना था वह सरबती नदी पर बना था। और इसके साथ साथ भाखड़ा नांगल हो गया या फिर गांधी सागर हो गया, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी, इन सब में भी जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। फिर देखते हैं हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। पृथ्वी पर जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत सीमित है। वर्तमान में इसका अनियोजित उपयोग एवं दोहन हो रहा है। इसी दर पर उपभोग होता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में जीवाश्म ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इन समस्याओं का समाधान ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के खोज द्वारा की जा सकती है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा को नवीकरणीय एवं प्रदूषण मुक्त है के उपयोग की आवश्यकता है। देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पृथ्वी का जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सीमित हो गया और इसका इतना ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है कि यह खत्म होने वाला है। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग इसका कम उपयोग करें क्योंकि इससे जो होता है वह प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आप देखिएगा, जब हम लोग यही 10 साल पहले जब हम लोग धरती में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वह 0.1% पढ़ते थे, जबकि वह 0.99% बढ़ के अब जो वातावरण है पृथ्वी का जो गैस है उसमें 1% कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% थी, वह घट के 20% हो जा रही है। तो क्योंकि पेड़ भी घट रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण हो रहा है, तो अगर हम लोग को जिंदा रहना है तो हम लोगों को इनका कम उपयोग करना होगा और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का ज़्यादा उपयोग करना होगा, जैसे जल विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन चक्की हो गया, इन सब का अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह प्रदूषण रहित है और यह है जो है कम खर्चीला भी है। एक बार बस आपको बैटरी खरीदना है और वह 4-5 साल तक चलेगा। अगर आप एक बार में गैस खरीद लिए तो वह 1 महीना जाता है। और जबकि अगर हम बिजली के द्वारा खाना बनाएंगे तो बिजली जब तक है तब तक हम लोग खाना बना सकते हैं और
जल विद्युत केंद्र तो हर जगह ही है, इसलिए बिजली की कमी नहीं होगी। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसका हम लोग अभी अभी फिलहाल न्यू जनरेशन में उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। पहले जो था सोलर पैनल नहीं था, तो सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदल सकते थे। अब हमारे पास सोलर पैनल है, तो जो सोलर पैनल होता है वह सूरज के ऊर्जा से ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसे पवन ऊर्जा हो गया। पवन चक्की के द्वारा जो होता है टारबाइन या फिर ब्लेड को घुमाया जाता है और उससे जो है बिजली बनाई जाती है। साथ ही साथ ज्वरीय ऊर्जा का भी उपयोग जो होता है विद्युत बनाने में किया जाता है, और ये नवीकरणीय है, मतलब सूरज आज भी है कल भी उगेगा, हवा भी हमेशा बहते रहता है। ज्वरीय ऊर्जा, समुद्र में हमेशा ज्वर आते रहता है, आप लोग देखिएगा किनारे पानी है, एक बार आता है फिर पीछे जाता है, फिर आता है फिर पीछे जाता है। ज्वर जल का अपने स्तर से उठना एवं नीचे आना, इसी को बोलते हैं ज्वर। तो ये सब नवीकरणीय है और यह कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, और सबसे खास बात यह है कि यह प्रदूषण रहित है। इस वीडियो में ही इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, इन सब के बारे में। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।